मुल्क भर में हवाला हुंडी, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, बिजली, गैस और टैक्स चोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। और अफसोस की बात यह है कि माफियाज और कार्टल्स के साथ साथ सियासतदान, सरकारी हुकाम, कानून नाफिज करने वाले इदारे, बैंकर्स और बड़ी बड़ी कंपनियों जो हैं वो इस घिनौने धंधे में मुलव्विस पाए गए हैं। मगर इसकी सजा कई बरसों से आम आदमी को ही दी जा रही है, महंगाई की सूरत में, और अवाम पर महंगाई की सूरत में जो एक बोझ डाला जा रहा है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, अगर नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात की जाए तो बहुत बार जो है वो तारीख तब्दील की जा चुकी है और अब 21 अक्टूबर की तारीख दी गई है। आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी में तमाम रुकावटें अब दूर हो चुकी हैं या अभी भी तारीख तब्दील की जा सकती है? देखें, जब तक वो आ नहीं जाते तो ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन तारीख पहली दफा दी गई है मेरे हिसाब किताब से। मुख्तलिफ औकात में इनके सियासी रहनुमा कहते रहे फलां वक्त में आ जाएंगे, इतने अरसे बाद आ जाएंगे, और फिर एक चंद महीनों से ये बात हुई कि जी 16 सितंबर के बाद वो किसी भी वक्त आ जाएंगे। फिर 2 हफ्ते पहले ये बात शुरू हुई कि 15 अक्टूबर तक वो आ जाएंगे। और नवाज शरीफ ने 2 हफ्ते पहले जब पिंडी से कुछ लोग उनसे अपने हल्के के उनकी पार्टी के लोग मिलने पहुंचे हुए थे, तो वहां पहली दफा कहा था कि आप लोग तैयारी करें, अक्टूबर में मैं आ रहा हूं और दूसरे हफ्ते में मैं आ रहा हूं। और हमारा बयानिया यही होगा कि जो हमने 17-18 तक गवर्नमेंट की थी उसका इमरान खान से मुवाजना किया जाएगा कि उन्होंने आके क्या क्या किया, और इसी पे फिर गुफ्तगू शुरू हुई। और कल शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में तारीख दी 21 अक्टूबर की। अब उससे ये बज़ाहिर लग रहा है कि कुछ क्लियरेंस इन मामलात पे हो चुकी है कि इलेक्शन फरवरी के दूसरे तीसरे हफ्ते में होने जा रहे हैं, इसीलिए नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। कुछ लोगों ने फवाद हसन फवाद का कल वफाकी वजीर होना उसको भी जोड़ा उस बात से कि जी उनके चूंकि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, जबकि मैं ये समझता हूं कि फवाद हसन फवाद बिल्कुल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे और उन्हीं असूलों की बुनियाद पे जो वो प्राइम मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ उनके सामने डट के बोल देते थे कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, और एक भी फाइल पे नवाज शरीफ के खिलाफ केस इमरान खान नहीं बना सके कि ये उन्होंने फायदा उठाया बतौर वजीर आजम, और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और इनको वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई। तो उनको खालिस्तान आपको एक टेक्नोक्रेट की सूरत में भी देखना है, और ये भी समझने की जरूरत होगी कि आजम खान अगर 26 दिन घर से बाहर रहे तो वो क्यों खामोश हुए, और फवाद हसन फवाद जिन्हें बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बताया जाता था, उसके बाद वो डीजी सिविल सर्विस एकेडमी हुए, वहां से उनके समन इश्यू होते थे और वो नैब पहुंचते थे। नैब में पकड़ा गया और उन्होंने इंटरव्यूज में भी कहा कि मेरे सामने सादा कागज रखा गया कि आप इस पे साइन करें और चले जाएं, जब हमें जरूरत होगी हम ये इस्तेमाल कर लेंगे। यही काम आहद चीमा के साथ किया गया। ये होता है फर्क कि आप अपने साथी कैसे चुनते हैं, वो इब्तला में आपके साथ खड़े होते हैं या नहीं। इमरान खान के साथ बताएं जिस पे हाथ गला कौन खड़ा हुआ, और नवाज शरीफ के लोगों के साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई भागा नहीं, कोई दौड़ा नहीं। और ना ही ये जो बात होती है ना कि जी देखें 9 मई के बाद क्या हो गया, भाई 9 मई तो नवाज शरीफ ने या पीपल्स पार्टी ने किसी ने नहीं किया, और वो लोग लड़ते रहे, गुफ्तगू सियासत करते रहे, स्टेट पे हमले किसी ने नहीं किए। तो अगर आपको फर्क जानना है तो इस बात पे जानना होगा कि आपने टीम कैसी बनाई थी, वो आपके साथ कहाँ खड़ी है। सारे 2-2, 2.5 साल जेल काट के आए नवाज शरीफ के लोग, इसी तरह पीपल्स पार्टी के लोग बड़े लंबे अरसे तक जेल में रहे, लेकिन हुआ क्या? राना साहब, आपने दुरुस्त निशानदेही की है, जो टीम बनाई गई उसका यकीनन नवाज शरीफ साहब को तो फायदा हुआ, टीम का आवाम को भी सर कोई फायदा हुआ? देखें, अगर आप उस टीम को जो कि मैं बात कर रहा हूं, जब फवाद हसन से मैंने जिक्र शुरू किया, क्या आवाम को क्या नुकसान हुआ जब गवर्नमेंट मौजूद थी और गवर्नमेंट जा रही थी? नुकसान तो शुरू हुआ जब खान साहब को उनकी वो बातें आने लगी कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। वहां से बिगाड़ पैदा हुआ हमारी मईशत में, और फिर खिलवाड़ हुआ जब उन्होंने IMF से एक मुआहदा करके उसको सरेआम तोड़ा, बगैर बात किए डीजल पेट्रोल की कीमतें कम की, फिक्स की, सब चीजों के अंदर बिजली के यूनिट में की। मतलब ये वो सियासत थी, राजनीति थी जो पाकिस्तानी अवाम को लॉलीपॉप देने के लिए की गई। ठीक है, हमारे लोग आ गए उसमें, और जो कुछ उसके बाद इमरान खान ने साइफर का चूरन बेचा, आज वो मकबूल लीडर मौजूद हैं उस सूरत में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो किरदार कुशी नवाज शरीफ की गई, जिस तरीके से वो 11 महीने के बाद अब वापसी का प्लान बनाए बैठे हैं, फर्क हमें आपको देखना होगा कि जब वो वापस आते हैं उनका जो वोटर और उनका जो सपोर्टर है, क्या वो मुतारिक होता है या नहीं होता, या वो 16 महीने की महंगाई के बाद जिस तरह खामोश हुआ है, बददिल हुआ है, बेजार हुआ है, बेहाल हुआ है,
अगर तो वो बाहर आ जाता है तो आपको और हमें सियासत एक और नए रुख पे आती है। जी। नहीं नजर आती तो फिर हम आपको किसी और सूरत में देख रहे होंगे। अगर इस्तकबाल ठीक हो जाता है, वो अपनी कैंपेन ठीक चलाते हैं, हमें अब यही जानना होगा आने वाले दिनों में कि पीएमएलएन अपने वर्कर्स को कैसे मुतहर्रिक करती है। आमिर इलियास राना अपने साहब, हम ये भी साथी जानना लोगों को चाहते हैं कैसे कि करती जब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे तो वो क्या कैंपेन चलाएंगे, इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, और फिर उनका इंतखाबी बयानिया क्या होगा? मैंने आपको बता दिया, उनका बयानिया अपनी हुकूमत होगी। वो इस 16 महीने पे बात नहीं करेंगे। जिस तरह इमरान खान 4.25 साल की वफाकी हुकूमत पे कोई लफ्ज नहीं बोलने के लिए तैयार, और 9.5 साल केपी की हुकूमत पे एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं। पहले 5 साल में केपी में वो कहते थे मैंने पुलिस इस्लाहत की, और उसके बाद जिस तरह पंजाब में इनकी हुकूमत आई, जो पंजाब में पुलिस के साथ इन्होंने किया इंतकाम के हवाले से, तो उसमें तो वो पार्टी उसी तरह शामिल हो गई जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग थे, एक ही जैसे हो गए ना। अब फर्क आएगा बयानिए का कि नवाज शरीफ का वो बयानिया जो वो कहते हैं कि जब मैंने 13 में इक़्तिदार संभाला था, दहशतगर्दी थी, अंधेरे थे, मैंने उनको दूर किया, चीजें ठीक की। अगर तो वो अवाम में बिक जाता है, वो चल जाता है, तो मुकाबला कुछ और तरह से होगा। और हमें और आपको उसका वाच करना होगा कि आने वाले दिनों में, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से मेरा कल राब्ता हुआ था, वो अगले हफ्ते का कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं। तो जब वो आते हैं, यहाँ मरियम नवाज मुसलसल अपनी सोशल मीडिया टीम को मुतारिक कर रही हैं, सियासी बयानिया अब बनने शुरू होगा। अच्छा राना साहब, सियासी बयानिया जो है वो नया बनाया जाएगा। सियासी बयानिए की सियासी जमातों के दरमियान जो एक जंग है वो तो यकीनन जारी रहेगी, लेकिन साइमल्टेनियसली हम देख रहे हैं कि कानूनी जंग भी जारी है। और आपने यही बात की तरफ निशानदही की कि अब इंतखाबात के हवाले से कुछ क्लियरेंस मिली है, जिसकी वजह से तारीख जो है अब फाइनली अनाउंस की गई है नवाज शरीफ साहब की जानिब से। लेकिन जो कानूनी मामलात हैं, क्या उस हवाले से भी कोई क्लियरेंस नजर आ रही है आपको उनके मामले में? देखिए, नवाज शरीफ साहब के पास हमें समझने की जरूरत है कि केस क्या है। उनको एवनफील्ड में सजा हुई है, उनको सजा हुई है अल अजीजिया में। एवनफील्ड जो केस बना था उसमें मरियम नवाज, कैप्टन सफदर बरी हो चुके हुए हैं, और जस्टिस आमिर फारूक थे जो उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे। जब नैब की टीम उनके सामने खड़ी थी तो उन्होंने कहा चलो यार कोई पेपर वो दे दो जिससे नवाज शरीफ ही मालिक साबित हो जाए। ये जो आप पेपर लेके फिर रहे हो, जो एहतसाब अदालत में एक फोटो कॉपी वो लिए फिर रहे थे, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, जिसे उन्होंने कोई 13 दफा कहा नैब की टीम को कि मुझे वो पेपर दो जो बरतानिया से किसी कानूनी मावनत के सिलसिले में आया हो, तो वो नहीं दे सके। उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ का पेपर मांगा था। तो मेरे हिसाब किताब में वो दो तीन पेशियों की ही बार है, केस खत्म हो जाएगा। दूसरा, वो जो आप और हम बात कर रहे हैं मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का जो इकट्ठ था नवाज शरीफ के खिलाफ, अल अजीजिया में जब जज अरशद मलिक ने बयान भी दे दिया, उनको नौकरी से भी निकाल दिया। अब तो वो दुनिया से ही चले गए, उनको नौकरी से निकाला मिसकंडक्ट पे, जब उन्होंने बताया कि मुझसे फैसला लिया गया और मुझसे साइन करवाए गए। एक केस में उन्होंने बरी कर दिया, दूसरे में सजा दी, और ये भी बताया कि मैंने इस फैसले में क्या लकूना छोड़ दिया कि नवाज शरीफ अपील करेंगे तो बरी हो जाएंगे। उस वक्त लेकिन सईद खोसा साहब ने बहिश्ती जेवर की तरह छोटी सी, एक मिनट छोटी सी बात में जो कर लेने दें, बहिश्ती जेवर में जन्नत के लिए जो रास्ता लिखा गया ना किताब में, उस तरह उन्होंने रास्ता बनाया कि पाकिस्तान में वीडियो फोरेंसिक का क्या असूल होगा। उस वीडियो को दुनिया मान रही है, यूके में सजा हुई एक चैनल को इस बात पे कि वो फोरेंसिक वीडियो हुई इंटरनेशनल मेयार पे और ठीक हुई। वो केस भी कोई ज्यादा नहीं चलेगा, अदलिया आपको 16 के बाद नजर आएगी, और मेरे हिसाब किताब में तो फुल कोर्ट ही बुनियादी तौर पे तमाम फैसले करने जा रही होगी अगले 2-3 हफ्तों में। जब 2 जजेस बंदयाल साहब जा चुके होंगे, उनकी सीट खाली है, एक पहले से खाली हो चुकी है, तो वो जब 17 जज बैठ के फैसले करेंगे, इस मुल्क का मसाइल का हल तभी होगा। यहाँ पे चूंकि बेंचेस पे आए और जिन लोगों ने तनकीद की कि जनाब खुद, जिसमें फायद ईसा साहब जो नामजद चीफ जस्टिस है, उनका था कि आप पहले तय कर लें कि बेंच कौन बनाएगा, सुओ मोटो किस तरीके से लिए जाएंगे, कानून बन चुके हैं, आप उसको नहीं मान रहे। तो ये चीजें जाहिर है चीफ जस्टिस साहब को खुद तय करनी है। और मेरे ख्याल में फुल कोर्ट के अलावा जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अथर मिनल्ला, जमाल बंदूखेल, मुख्तलिफ जजेस ने राय दी कोर्ट में बैठ के। मैं और आप ये कोई सीक्रेट गुफ्तगू नहीं शेयर कर रहे कि उनकी कोई, हमने कोई कमरों की गुफ्तगू चलाई है, बात कर रहे हैं। हम वो बात कर रहे हैं जो उन्होंने कोर्ट में कहा कि रोस्टर ऑफ द मास्टर, जो रोस्टर बनाता है उसका जो मास्टर है उसका एक तरीकाकार होना चाहिए। ये नहीं है कि 17 जजेस जब बराबर हैं तो एक ही बंदा सारे फैसले करे। ये जजेस ने कहा, बैठ के कहा, कानून बना। एक कानून को सदर ने अभी असेंट भी नहीं दी थी, उसको सस्पेंड कर दिया गया। ये भी फकीदुल मिसाल काम था। तो ये चीजें जब हम आप तय करते हुए देखेंगे, मेरा ख्याल है कि वो केस अब बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि वो जनरल बाजवा
इमरान खान की मिलीभगत से वो बनाए गए, सजाएं दिलवाई गई ताकि वो जो रजीम चेंज का ऑपरेशन था वो किया, और आज पाकिस्तान जिस बेहाली में है ये उसी का शाखसाना है। जी अच्छा राना साहब, पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ये शिकवा किया है कि इस वक्त हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो मुल्क को चलाने का जो पुराना तरीका है वो छोड़ा जाए। तो बिलावल भुट्टो अब किसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं? उनकी तो मैं तो बुनियादी तौर पे बड़ा क्लियर हूं कि उन्हें विफाक की निगरान हुकूमत में हिस्सा नहीं मिला। उन्होंने सिंध का वजीर आला अपनी मर्जी का बनाया, उनकी कैबिनेट पीपल्स पार्टी की मर्जी की नहीं आई। फिर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने असर्ट करके तमाम अफसरों के तबादले करवाए और मुसलसल हो रहे हैं, कल पुलिस वाले बदले गए, SHOs बदले गए, उस पे पीपल्स पार्टी का वो जो सिस्टम, आपको पता है आर्मी चीफ की इंडस्ट्रियलिस्टों और ताजरों से मुलाकात में कहा गया था कि हम सिंध में सिस्टम तोड़ेंगे। जब वो सिस्टम टूट रहा है तो वो बहुत बड़ी, आप देखें ना, बिलावल भुट्टो आसिफ अली जरदारी की जितनी भी फार्चून है उसके बेनिफिशरी हैं बराह रास्त और अकेले बेनिफिशरी हैं। तो वो जो मसला है गुड कॉप और बैड कॉप का हमारे यहाँ शुरू से है कि जरदारी साहब ने कह दिया इलेक्शन कमीशन ही डेट देगा और पहले मामलात इक्तसादी ठीक कर लें फिर इलेक्शन भी हो जाएंगे। तो वो अपने अपने लिए फिर रास्ता मांग रहे हैं कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की वापसी हो जाए। वो जो उखाड़ पुछाड़ शुरू हुई है वो बेशक कर लें, लेकिन उनके सिस्टम को उखाड़ने के लिए उनके खिलाफ निशाना ना बने, वो दोनों रास्ता बना रहे हैं और सियासी लोग यही कुछ किया करते हैं। 2018 में भी जरदारी साहब पे बड़ा भारी वक्त था जब जनरल फैज साहब ने तय करवाया था, जनरल बाजवा ने तय कराया था इमरान खान ने, कि वहाँ GDA की सूरत में एक अलायंस बना के एक हुकूमत पीपल्स पार्टी के एंटी लाई जाएगी, लेकिन जरदारी साहब ने कामयाब गेम की और GDA साइडलाइन हो गया और पीपल्स पार्टी दोबारा आ गई। जरदारी साहब अब भी वही कुछ कर रहे हैं। बिलावल को पब्लिक में जाहिर है उन्हें निकालना है, इलेक्शन का माहौल बनाना है। देखिए आप मुझे बताएं, 15 साल से आप मुसलसल इक्तदार में हो और अब आपको वहाँ हैदराबाद में पानी की याद आए। जब आप 15 साल से इक्तदार में हो तो आप कहेंगे बिलावल हाउस में भी पानी टैंकर से आता है। तो ये सोचने का और मेरा ख्याल है बड़ी शर्म का मकाम है सब लोगों के लिए जो हुक्मरान रहे हों कि वो क्या करते रहे हैं और किससे मुतालबा कर रहे हैं। क्या सिंध के हैदराबाद शहर में पानी का मुतालबा विफाक से होना चाहिए या बलूचिस्तान या KP की गवर्नमेंट से होना चाहिए, कि किसने देना था? ये जनाब बिलावल साहब की अपनी पार्टी और उनकी हुकूमत को देना चाहिए था। उनके दाएं बाएं मुराद अली शाह खड़े होते हैं, सब मुस्कुरा रहे होते हैं, कोई इस बात का जवाब नहीं दे रहा होता कि ये क्या कैंपेन हो रही है। अगर आप गैर जानिबदार बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।